सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए ग्वाइटर अथवा घेंघा होता है। घेंघा किसके कारण होता है? चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से या फिर मोटापा से। तो घेंघा जो है वह सभी को मालूम है कि आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सामान्य प्राकुंचन रक्तदाब होता है 80 mm, 100, 120 या 130। तो देखिए यहाँ पे प्राकुंचन और एक होता है अनुशिथिलन। अगर अनुशिथिलन बोले तो अनुशिथिलन होता है 80, अनुशिथिलन होता है 80 और प्राकुंचन होता है 120। और इसका रक्तचाप अगर बोलता है कि सामान्य मनुष्य का रक्तचाप, तो रक्तचाप जो होता है वह 120/80 होता है, यानी कि प्राकुंचन दाब बटा अनुशिथिलन दाब होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से हाइड्रोकार्बन कौन है? H2O, C6H12O6, CO2 या फिर HNO3। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में होता है हाइड्रोजन और कार्बन। जिस रासायनिक सूत्र में हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होता है उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन सिर्फ इसमें है, इसमें कार्बन है, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और कार्बन दोनों है। इसका जो रासायनिक नाम होता है वह ग्लूकोज होता है। C6H12O6 का रासायनिक नाम ग्लूकोज होता है। H2O जो है वह जल होता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और HNO3 जो है यह नाइट्रिक अम्ल होता है। यह जो है वह नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3। यहाँ तक क्लियर है? सभी लोगों का बतला दीजिए एक बार। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, देखिए CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं एल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कीटोन को देखते हैं। तो कीटोन को होता है CO, अल्कोहल का OH और एल्डिहाइड का होता है CHO, यानी कि यहाँ पे पूछा है CHO जो कि एल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, एल्डिहाइड। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए गर्भवती महिला के प्रसव के आखिरी समय में कौन सा हार्मोन दिया जाता है? वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन या फिर थायरोक्सिन। तो यहाँ पे जो हार्मोन है वो हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। ऑक्सीटोसिन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? कीटोन, एल्डिहाइड, अम्ल या फिर एथेनॉल, एथर, इसको क्या कहते हैं बतलाइए। तो जो COOH है इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल इसको बोलते हैं और यह एक अम्ल होता है। COOH जो है वह अम्ल होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए और इसको तो बतला ही दिए हैं, कीटोन जो होता है CO होता है, एल्डिहाइड CHO होता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है COOH। अगला क्वेश्चन देखिए एल्कीन का सामान्य सूत्र है। एल्कीन, एल्केन और एल्काइन तीनों का सूत्र याद यहाँ पे रखना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पूछा एल्कीन, तो एल्कीन का होता है CnH2n। अगर एल्केन का पूछता तो CnH2n+2 हो जाता है एल्केन का। एल्केन का हो जाता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का जो होता है वो CnH2n-2। यह जो है वह एल्काइन, एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। यहाँ तक क्लियर है? सभी लोगों का बतला दीजिए एक बार सभी लोग यहाँ। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? वेलिस एवं स्टर्लिंग ने, अरस्तु ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या फिर पोस्टर ने? किसने किया था यहाँ पर बतलाइए हार्मोन का नामकरण। तो हार्मोन का नामकरण वेलिस एंड स्टर्लिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है ग्लूकागॉन के कारण, इंसुलिन के कारण, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित होता है वह इंसुलिन के कारण, इंसुलिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, इंसुलिन के कारण। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में या फिर ऊँट में?
खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र होता है। एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र, जो कि मनुष्य में, घोड़ा, ऊंट, ये सभी में बंद परिसंचरण तंत्र होता है। और खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में होता है। कॉकरोच में होता है खुला परिसंचरण तंत्र। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होता है कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में या फिर केंद्रक में। यहाँ पे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा वह माइटोकॉन्ड्रिया में देता है। माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? द्विखंडन, मुकुलन से, लैंगिक प्रजनन से या इनमें से कोई नहीं, बतलाइए यहाँ पे। और एक और आता है हाइड्रा और एक होता है ईस्ट में। ईस्ट में किसके द्वारा होता है? तो हाइड्रा और ईस्ट यह दोनों में मुकुलन द्वारा होता है। हाइड्रा और ईस्ट दोनों में मुकुलन द्वारा होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर तो दर्पण है। यहाँ पे देखिए, हमेशा सीधा और आकार में वस्तु के बराबर बोला है। आकार में वस्तु के बराबर सिर्फ समतल दर्पण में होता है। समतल दर्पण में वस्तु के बराबर होता है और वस्तु के हमेशा अगर यहाँ पे छोटा बोलता, हमेशा अगर यहाँ पे छोटा बोलता तो वह सिर्फ उत्तल दर्पण में होता, हमेशा छोटा। उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा और अवतल दर्पण में छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है और बराबर भी बनता है। तीनों प्रतिबिंब बनता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमेशा बोला है, हमेशा यहाँ पे बराबर, इसलिए समतल हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, देखिए, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है हरा, नीला, लाल या फिर सफ़ेद। बतलाइए यहाँ पे सभी लोग, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरा होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए, कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप पेप्सिन देखें, पेप्सिन प्रोटीन के लिए है और ट्रिप्सिन भी प्रोटीन पाचन के लिए है। और लाइपेज जो है वह वसा के पाचन के लिए है, वसा के लिए है लाइपेज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए, कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, रंध्र द्वारा या इनमें से सभी के द्वारा। यहाँ पे भोजन बोला है, कभी कभी जल बोलता है, कभी क्वेश्चन में जल बोलता है, कभी भोजन बोलता है। अगर जल बोलता है तो जल जाइलम द्वारा, यहाँ पे याद रखिए, ज से जल होता है और ज से जाइलम। जल का परिवहन जाइलम द्वारा और फ्लोएम द्वारा होता है भोजन का। और यहाँ पे देखिए जल होता है इसलिए जाइलम, और फल होता है यानी कि भोजन, तो फ्लोएम हो जाएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो फ्लोएम हो जाएगा, भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए, अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसत प्राकुंचन दाब लगभग, इसको तो बतला है 120/80 और अनुशीथिलन दाब जो होता है वह 80 और प्राकुंचन दाब 120, लेकिन यहाँ पे औसत प्राकुंचन दाब 120/80 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता है? जल से, CO2 से, ग्लूकोज से या फिर डिक्टियोजम से। तो यहाँ पे देखिए प्रकाश संश्लेषण की यहाँ पे अभिक्रिया दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 6CO2 + 6H2O। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा यहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। और जो यह ऑक्सीजन है, यह ऑक्सीजन पूछा है कहाँ से निकलता है? तो ये जो ऑक्सीजन है वह जल के टूटने से बनता है, ऑक्सीजन जल से निकलता है। ऑप्शन नंबर ए। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए CN, यहाँ पे देखिए प्रश्न है कि CN + H2N + 2 निम्न में किसका सामान्य सूत्र है? इसको हम बतलाए थे कि CN
प्लस CnH2n प्लस 2 है तो एल्केन, CnH2n है तो एल्किन और CnH2n -2 है तो एल्काइन। तो यहाँ पे एल्केन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पर देखिए दिया हुआ है एल्केन, एल्केन हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है देखिए अग्नाशय का कितना प्रतिशत भाग अंतःस्रावी है? 1%, 2%, 4% या 3%? सभी लोग बतलाइए। और अभी तक इस वीडियो को जो लाइक नहीं किया है उन लोग लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। और चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली इसी तरह से क्लास हो रहा है, आप लोग डेली क्लास को कीजिएगा। चलिए बतलाइए इसका क्या हो जाएगा, बतलाइए सभी लोग। 1% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 1% जो है वह अंतःस्रावी है अग्नाशय का, और जो 99% है वह बहिःस्रावी है। और अग्नाशय जो है वह दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि है, दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि है सेकेंड नंबर पर। और यह जो है बहिःस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों का कार्य कौन करता है? तो अग्नाशय हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन इसी तरह से एक आता है कि बहिःस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों का कार्य कौन करता है? तो अग्नाशय हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है देखिए दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? बतलाइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के क्लास का, इसलिए आप लोग पूरे 20 के 20 क्वेश्चन देख कर ही जाइएगा, जरूर आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। देखिए ऑप्शन ए है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी ऑक्जेलिक अम्ल और ऑप्शन डी अन्य हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आप लोगों को बतला देते हैं कि दही में जो अम्ल होता है वह लैक्टिक अम्ल होता है, दही में लैक्टिक अम्ल होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है और यहाँ पे एक और इसको में बनता है प्रश्न कि दही में कौन सा पोषक तत्व होता है? तो इसको में विटामिन B12 हो जाता है पोषक तत्व, विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है, यानी कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा अक्रिय गैस है? आर्गन, हीलियम, क्रिप्टॉन या फिर नियॉन? तो बतलाइए वो कौन सा है गैस जो कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा होता है और वह आर्गन गैस है? तो बतलाइए कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑर्गन गैस है, ऑर्गन गैस। और अक्रिय तत्व ग्रुप 18, ग्रुप 18 के जितने भी तत्व है वह अक्रिय गैस है। ग्रुप 18 के सभी तत्व अक्रिय है और उसको में से जो ऑर्गन गैस है, ऑर्गन गैस है जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और ऑर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है, ऑर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है, इसको भी याद रखना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए केमिस्ट्री का प्रश्न है। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? OH- आयन, H+ आयन, दोनों आयन या फिर कोई आयन नहीं? तो आज के क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले के प्रीवियस ईयर में आया हुआ यह क्वेश्चन है। क्षारक को जब जल में घोलते हैं तो OH- प्राप्त होता है। क्षारक को जल में घोलते हैं तो OH- और अम्ल को जल में घोलते हैं तो H+ आयन प्राप्त होता है। यहाँ पे दोनों को याद रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पे प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का pH मान क्या होता है? 7 से अधिक, 7 से कम, 10 और 14 के बीच या फिर 14 से कम? तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षारक है, यानी कि इन दोनों को जब अभिक्रिया कराते हैं तो प्रबल अपना दिखा देता है, तो यहाँ पे प्रबल जो है प्रभावी हो जाता है। तो प्रबल अम्ल हो जाएगा जो प्रभावी हो जाएगा। और अम्ल का जो pH मान होता है वह 1 से 7 के बीच होता है। तो 1 से 7 के बीच यानी कि 7 से कम होता है। तो 7 से कम देखिए ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है, 7 से कम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है देखिए श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया या द्विअपघटन अभिक्रिया? तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर 2023 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए जो श्वसन है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है।
ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होता है उसको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। तो श्वसन में ऊष्मा उत्पन्न होता है, इसलिए इसको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? बतलाइए यहाँ पे। संश्लेषित सूचक, प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक एवं संश्लेषित सूचक, या फिर अन्य। और पिछला बार देखिए, पिछला बार एक क्वेश्चन आया था लिटमस पत्र किस प्रकार के सूचक है, और यह जो क्वेश्चन है 2023 के झारखंड एएनएम जीएनएम में आया हुआ क्वेश्चन था। तो बतलाइए क्या हो जाएगा। सभी के सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और फिक्स है, आपके एग्जाम में सभी क्वेश्चन जरूर आएंगे। आप लोग बस डेली क्लास को अटेंड कीजिए। देखिए यहाँ पे हल्दी और लिटमस पत्र यह प्राकृतिक सूचक है, प्राकृतिक सूचक है। यहाँ पे आया हुआ था 2023 के अंदर आया हुआ था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, और यहाँ पे एक और क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। संश्लेषित सूचक में आता है वो फिनोल्फ्थेलिन और मेथिल ऑरेंज, दो है, इन दोनों को नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिनोल्फ्थेलिन और मेथिल ऑरेंज जो कि संश्लेषित सूचक है, और लिटमस और हल्दी जो है वह प्राकृतिक सूचक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, आप लोग जरूर इसको देखिएगा। अपच का उपचार, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन औषधि का उपयोग होता है? एंटासिड, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक। यह भी एनसीईआरटी के किताब में एकदम लाइन बाय लाइन आप लोग पढ़िएगा तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि अपच की स्थिति में एंटासिड का उपयोग होता है। और यह भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एंटासिड का उपयोग होता है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है, देखिए शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? क्यूटिन की, काइटिन की, सुबेरिन की, या फिर सेल्यूलोज की? शैवाल की कोशिका भित्ति किसका बना होता है आप लोग बतलाइए। और इससे आप लोग पहले की क्लास नहीं देखे हैं तो उसको भी आप लोग देख लीजिए, और इसका एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। उस प्लेलिस्ट के आप लोग सारे वीडियो देख लीजिए, और उसी में से आपका साइंस का क्वेश्चन आने वाला है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। चलिए यहाँ पे शैवाल का जो कोशिका भित्ति होती है वह सेल्यूलोज का बना होता है, और अगर जो यहाँ पे कवक बोलता है तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बना होता है। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? एक बार बतला दीजिए। सभी लोगों को यहाँ तक क्लियर है तो एक बार बतला दीजिए, और इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आपका क्लास हो रहा है, आप लोग डेली क्लास कीजिए। चलिए इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, विषाणु, या फिर शैवाल? तो खसरा जो होता है वह वायरस द्वारा फैलता है, वायरस के द्वारा होता है, यानी कि विषाणु। वायरस को हिंदी में बोलते हैं विषाणु, विषाणु द्वारा होता है खसरा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, वे पदार्थ, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है क्या कहलाता है? अम्ल, लवण, भस्म या क्षारक? यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे दो पूछा है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होता है, तो आपको पता है कि जिसका स्वाद खट्टा होता है वह अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, वह पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है वह अम्ल है। और यहाँ पे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, नीले लिटमस पत्र के घोल को लाल कर देता है, तो अम्ल जो है वह नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीला लिटमस को लाल कर देता है वह अम्ल है, और जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है वह क्षार होता है। लाल लिटमस पत्र को नीला करता है वह क्षार है, और नीले लिटमस पत्र को जो लाल कर देता है वह अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है देखिए, निम्न में से कौन प्रबल अम्लीय है? सबसे प्रबल अम्लीय कौन है जिसका पीएच मान सबसे कम होता है? यहाँ पे देखिए 1 से 7 से कम यानी 6 तक, यहाँ 1 से 6 तक जो होता है वह अम्लीय होता है, 7 जो होता है वह उदासीन होता है, और
8 से 14 तक लेकर जो होता है वह क्षारीय होता है। तो सबसे कम जिसका पीएच मान होता है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, सबसे कम जिसका होता है वह सबसे ज़्यादा प्रबल अम्लीय होता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी पे दिया हुआ है 0। 0 अगर नहीं होता तो 3 हो जाता, 3 नहीं होता 1 होता, जो भी होता सबसे कम जो होता वही हो जाता प्रबल अम्लीय। अगर ये प्रबल यहाँ पे क्षारकीय बोलता तो जिसका पीएच मान सबसे ज़्यादा होता तो सबसे ज़्यादा पीएच मान 14 का होता तो यह प्रबल क्षारकीय हो जाता। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? एक बार बतला दीजिए, सभी लोगों का यहाँ तक क्लियर है? और आप लोग अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए इस क्लास को, ताकि सभी दोस्त इस क्लास को कर सके। फ्री में क्लास हो रहा है, यूट्यूब पर डेली हो रहा है, तो आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए, कोई भी पैसा नहीं लग रहा। और 100% मैं आप लोगों को बतला देता हूँ कि जितना भी साइंस का क्वेश्चन आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, यहीं से क्वेश्चन आने वाला है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय है? यानी कि चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? निकिल, एल्यूमिनियम, बिस्मिथ या फिर ये सभी? बतलाइए कि चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो चुंबकीय पदार्थ जो होता है और कोबाल्ट होता है, निकिल होता है, आयरन होता है यानी कि लोहा। कोबाल्ट, निकिल, आयरन होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए पे निकिल दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए पे निकिल दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा निकिल। निकिल के अलावा कोबाल्ट भी हो जाएगा, आयरन भी हो जाएगा। तो कोई भी ऑप्शन में दिया हो, कोबाल्ट हो, आयरन हो, तो उसको आप लोग टिक कीजिएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, देखिए आपके स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? स्वपोषी कौन होता है? सवाल, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ? स्वपोषी यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाता है। और सवाल जो है वह अपना भोजन स्वयं बनाता है, यानी कि सवाल जो है वह स्वपोषी हो जाएगा। सवाल स्वपोषी होता है, इसको इंग्लिश में एल्गी बोलते हैं। एल्गी इसको इंग्लिश में बोलते हैं सवाल को। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, सभी कवक सदैव होते हैं मृतोपजीवी, परजीवी, विविधपोषी या स्वपोषी? विविधपोषी यानी कि इसको बोलते हैं विषमपोषी। और जो कवक होते हैं वह विषमपोषी होते हैं। कवक जो होते हैं वह विषमपोषी होते हैं या फिर विविधपोषी आप लोग कह सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कवक जो होते हैं वह विषमपोषी होते हैं या विविधपोषी। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है देखिए, और यह भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी क्वेश्चन पहले आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का यह भी क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? कैल्शियम क्लोराइड, विरंजक चूर्ण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर जल? तो यहाँ पे शुष्क बुझा हुआ चूना को बोलते हैं CaOH2। शुष्क बुझा हुआ चूना का होता है रासायनिक सूत्र CaOH2 और क्लोरीन का होता है Cl, क्लोरीन। और इसका जब रिएक्शन होता है तो हम लोगों का विरंजक चूर्ण मिलता है। विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaOCl2 होता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2। अगर आप लोगों को ऑप्शन में विरंजक चूर्ण के जगह पर ब्लीचिंग पाउडर भी दे सकता है, विरंजक चूर्ण की जगह पर ब्लीचिंग पाउडर, या फिर आपका सूत्र भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, बस आपको विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर को ही टिक करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है ANM GNM के एंट्रेंस एग्जाम में, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर लिख लीजिएगा, या फिर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, या फिर इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर K2 एकेडमी आप लोग टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा, आपके सामने आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है पिया मीटर, ड्यूरामीटर या फिर एरेकन वायड? तो जो मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली होता है वह ड्यूरामीटर होता है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली होता है उसको ड्यूरामीटर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला
अगला क्वेश्चन है देखिए, HIV द्वारा होने वाला रोग है। HIV द्वारा कौन सा रोग होता है? कैंसर, क्षय रोग, आतशक या इनमें से कोई नहीं। बतलाइए कौन सा रोग होता है। और आप लोगों को एक बार फिर से बतला देते हैं कि अभी तक जो लाइक नहीं किए हैं उन लोग लाइक कर दीजिए ज़रूर, और चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के भी शेयर कर दीजिए। ये क्लास फ्री में करा रहे हैं और शेयर करने में भी कोई पैसा नहीं लगता, इसलिए अपने दोस्तों को भी बतला दीजिए कि यहाँ पर क्लास हो रहा है स्पेशल ANM GNM के लिए। आपका एक शेयर से क्या पता उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कैंसर हो जाएगा, या फिर कैंसर की जगह पे एड्स है तो एड्स भी होता है HIV द्वारा। और HIV का जो फुल नेम होता है, HIV का जो पूरा नाम होता है वो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है HIV का पूरा नाम। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाती है? जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाती है? बताइए। क्षारक, क्षार, संक्षारण या फिर क्षरण। तो जल में घुलनशील क्षार जो होता है क्षार कहलाता है। जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है देखिए, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? हैजा, पेचिस, मम्स या फिर हाइड्रोफोबिया। तो इसका आप लोग सभी को मालूम होगा कि कुत्ते के काटने से रैबीज होता है। कुत्ते के काटने से रैबीज होता है, और रैबीज से जो होता है वह हाइड्रोफोबिया होता है। रैबीज से हाइड्रोफोबिया होता है, और हाइड्रोफोबिया जो होता है इसको हाइड्रोफोबिया जिसको होता है वो जल को देख लेता है। जल यानी पानी को देखने से उसको डर लगता है। पानी देखने से उसको डर लगता है, हाइड्रोफोबिया जिसको हो जाता है। और कुत्ते को काटने से जो होता है वो हाइड्रोफोबिया होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है। और यह भी क्वेश्चन एकदम NCERT से है, NCERT से। और जो आपका ANM और GNM का एग्ज़ाम होता है वह NCERT से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आप लोग कंटिन्यू क्लास को देखते जाइए। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है लाल, लाइकेन, पत्ता गोभी, हल्दी या फिर पेटूनिया फूल से। किससे निकाला जाता है आप लोगों को यहाँ पे बतलाना है। लिटमस जो है वह किससे निकाला जाता है आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइकेन से निकाला जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 90/60, 120/80, 200/130 या फिर 140/160। कितना होता है आप लोग जल्दी से बतलाइए। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के क्लास का सभी क्वेश्चन। चलिए बतलाइए क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, 120/80 होता है। 120/80। अगर यहाँ पे पूछता है कि अनुशीतलन दाब कितना होता है तो अनुशीतलन दाब 80 होता है और प्राकुंचन दाब 120 होता है। यहाँ पे दो क्वेश्चन और बन सकते हैं, अनुशीतलन दाब और प्राकुंचन दाब। तो अनुशीतलन दाब 80 और प्राकुंचन दाब 120 होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पर देखिए, और अगर आप लोगों का इसका आंसर मालूम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बतला सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुँचता है? किण्वन, विसरण, दहन या फिर प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में जो पहुंचता है वह विसरण विधि से पहुंचता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है देखिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा बतलाइए। लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यकृत या फिर आमाशय। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछता है कि शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यहाँ पे जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होता है वह अग्नाशय होता है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय होता है, और जो सबसे बड़ी ग्रंथि यानी पहली जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह यकृत होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर,
निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? पेप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, टाइलिन एंजाइम या फिर काइमोट्रिप्सिन एंजाइम। बतलाइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के क्लास का, इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चलिए बतलाइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बिल्कुल सही है, आप लोगों का इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी टाइलिन हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, निमेटोड द्वारा या फिर प्रोटोजोआ द्वारा। और यह क्वेश्चन सभी लोगों को इसका आंसर मालूम होना चाहिए कि किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। तो बैक्टीरिया द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा होता है। और LAB लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया द्वारा होता है, या फिर इसको LAB बैक्टीरिया भी बोलते हैं। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया द्वारा दूध खट्टा हो जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया या फिर विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना, यानी कि ऑक्सीजन का योग होता है उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीजन का योग होता है उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और ऑक्सीडेशन को हिंदी में जो बोलते हैं वह उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। उपचयन अभिक्रिया। और उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास यानी कि कमी होता है। और इसका जस्ट उल्टा होता है अपचयन अभिक्रिया में। अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन का योग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपचयन अभिक्रिया। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? एक बार बतला दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। इसका बाद अगला क्वेश्चन है देखिए, अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया या फिर संयोजन अभिक्रिया। तो अभी जस्ट हम पिछला क्वेश्चन में बतलाए थे कि जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो संक्षारण है इसको में ऑक्सीजन का योग होता है। किसी भी वस्तु है पदार्थ है उसको में ऑक्सीजन का योग हो जाता है, यानी कि हवा सब लग जाता है तो वह संक्षारित हो जाता है, खराब हो जाता है। तो ऑक्सीजन का योग होता है ऑक्सीडेशन, यानी कि उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? पेचिश, दमा, कुष्ठ या फिर ये सभी। आप लोग बतलाइए। और चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली ANM GNM का स्पेशल क्लास हो रहा है। आप लोग डेली क्लास देखिए और इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए बतलाइए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी कुष्ठ हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुष्ठ, जो कि बैक्टीरिया द्वारा होता है। बैक्टीरिया द्वारा होता है। पेचिश जो है वह पेचिश प्रोटोजोआ द्वारा होता है। पेचिश प्रोटोजोआ द्वारा होता है। और दमा जो है वह एलर्जी द्वारा होता है। दमा एलर्जी द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुष्ठ रोग। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पे, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? बतलाइए यहाँ पे, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रतिफल, अवकारक, अभिकारक या फिर ऑक्सीकारक क्या कहलाते हैं? बतलाइए। जैसे यहाँ पे अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं वह क्या कहलाते हैं? जैसे यहाँ पे A और B जो है यह क्या कहलाते हैं? तो अभिकारक कहलाते हैं। और अभिक्रिया के बाद यहाँ पे C और D मान लीजिए यहाँ पे हुआ तो यह प्रतिफल कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अभिकारक। अभिकारक कहलाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता तथा छोड़ता है वह क्या कहलाता है? श्वसन, श्वासवास, प्रश्वास या फिर निश्वसन। तो यहाँ पे देखिए श्वास
ग्रहण करता है और छोड़ता है, दोनों यहाँ पे करता है, उसको श्वासोश्वास बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, श्वासोश्वास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बतलाइए, अगर आप लोगों को इसका आंसर पहले से मालूम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बतला दिया कीजिए इसका आंसर। चलिए इसका बतलाइए क्या होगा। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका किसका उपयोग करती है? अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा अम्ल या फिर सुक्रोज? और यहाँ पे जो कोशिका उपयोग करती है वह ग्लूकोज का उपयोग करती है, ग्लूकोज का उपयोग। और जो ग्लूकोज का अणुसूत्र कितना होता है बतलाइए। तो इसका होता है C6H12O6 होता है इसका अणुसूत्र। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को? एक बार बतला दीजिए। यहाँ तक सभी का क्लियर है? इसके बाद देखिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम, थायराइड, सेरिबेलम या फिर इनमें से कोई नहीं? बतलाइए यहाँ पे मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके कारण होता है? सभी लोग बतलाइए किसके कारण होता है। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, सेरिब्रम। सेरिब्रम इसको हिंदी में जो बोलते हैं वो प्रमस्तिष्क बोलते हैं, हिंदी में इसको प्रमस्तिष्क बोलते हैं। सेरिब्रम हो जाएगा इसका राइट आंसर, प्रमस्तिष्क। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? इवानोवस्की, एडवर्ड जेनर, लिनियस या फिर स्मिथ? बतलाइए कि सर्वप्रथम विषाणु यानी कि वायरस का खोज किसने किया? वायरस, विषाणु को इंग्लिश में वायरस बोलते हैं, वायरस का खोज सर्वप्रथम किसने किया? यहाँ पर बतलाइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दिमित्री इवानोवस्की। दिमित्री इवानोवस्की हो जाएगा इसका राइट आंसर। और 1892 ईस्वी में खोज किए थे। 1892 ईस्वी में दिमित्री इवानोवस्की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है देखिए, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण यानी किसके द्वारा भोजन लेता है अमीबा? कूटपाद के द्वारा, कोशिका मुंह के द्वारा, सीलिया के द्वारा या फिर गुदा द्वार के द्वारा? तो इसका आंसर तो सभी को मालूम होगा, कूटपाद द्वारा होता है। अमीबा भोजन जो लेता है वह कूटपाद द्वारा लेता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, कूटपाद द्वारा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है देखिए, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस, माइक्रोबैक्टीरियम, खमीर या इनमें से कोई नहीं? क्या है बतलाइए, दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है? और आप लोगों को यहाँ बतलाते हैं कि इसका जो PDF है, इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, या फिर आप लोग टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा K2 एकेडमी, तो आप लोगों को इसका टेलीग्राम मिल जाएगा और उसको आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के कारण जमता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है देखिए, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस या फिर पिट्यूटरी द्वारा? शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो जो नियंत्रित होता है वो हाइपोथैलेमस में होता है। मस्तिष्क का एक भाग होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में ही शरीर के तापमान का नियंत्रण होता है, तापमान को नियत बनाकर रखता है। और जो शरीर का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री होता है, नॉर्मल टेम्परेचर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, चेचक के लिए टीके का विकास किया था मिलस्टीन ने, एडवर्ड जेनर ने, लुई पास्चर ने, यहाँ पे लुई पास्चर ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे बतलाइए, चेचक के टीके का विकास किसने किया था? चेचक के टीके का विकास किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने। और कब किए थे? तो 1796 ईस्वी में। एडवर्ड जेनर ने 1796 ईस्वी में चेचक के टीके का विकास किया था।
इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन या फिर सभी कथन सत्य है, यानी कि ए, बी और सी तीनों। बतलाइए क्या हो जाएगा। तो मनुष्य के मादा जनन अंग से इन तीनों हार्मोन का स्रावन होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन तीनों हार्मोन का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, सभी कथन सत्य है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है देखिए, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? ऑक्सीकरण यानी कि अभी बतलाए थे उपचयन, और उपचयन में ऑक्सीजन का योग होता है, वह कौन सा है जो कि नहीं है? अवक्षेपण, भोजन का पचना, श्वसन या फिर दहन। तो यहाँ पे देखिए भोजन का पचना, इसको में भी ऑक्सीजन का योग होता है, श्वसन में भी ऑक्सीजन का योग होता है और दहन में भी ऑक्सीजन का योग होता है। ऑक्सीजन के बिना दहन नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए, अवक्षेपण, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीकरण नहीं है पूछा है, नहीं है पूछा है, यानी कि अवक्षेपण हो जाएगा। इसको में ऑक्सीजन का कोई योग नहीं होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है क्या हो जाएगा इसका, आप लोग बतलाइए। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं। तो यह कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या फिर अवक्षेपण अभिक्रिया। बतलाइए कौन सा अभिक्रिया है। और आप लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग डेली क्लास देखिए, इसी तरह के क्लास डेली आता है। और जो यह क्लास है वह ANM GNM एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए स्पेशल क्लास चल रहा है, तो आप लोग ज़रूर डेली अटेंड क्लास को कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है।